ये हमारा गवर्नर जनरल की सीरीज में वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 99 तक जो था उसमें हम कवर किया है। शुरुआत करते हैं हम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहता है। सबसे अधिक अलोकप्रिय और प्रतिक्रियावादी वायसरॉय था, यानी कि प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है रिएक्शनरी। अब ये अलोकप्रिय क्यों था? क्योंकि अपनी पॉलिसीज के कारण था। अब देखेंगे आगे क्या था। कर्जन ने सीमांत युद्ध लड़ा था, यानी कि जो फ्रंटियर युद्ध होता है। अब फ्रंटियर का मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं कि प्राचीन मतलब भारत की ये सीमा रही होती है, तो ये जो फ्रंटियर युद्ध था ये वाला लड़ा था। इसकी जो पुस्तक लिखी गई है वो लिख रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। ये पुस्तक है लॉर्ड कर्जन की। अब देखो, फार ईस्ट का मतलब होता है सुदूर पूर्व। ठीक है, इसका हिंदी में के साथ साथ इंग्लिश में अर्थ पता होना चाहिए। इसके अलावा एडमंड बर्क ने एन ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन भी लिखी थी। किसने? एडमंड बर्क, जो कि पार्लियामेंट ऑफ यूके का कौन था? ये पीएम हुआ था। उसने एक पुस्तक लिखी थी एन ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन। रोनाल्ड से ने कर्जन की जीवनी लिखी, यानी कि बायोग्राफी किसने लिखी है? रोनाल्ड से ने। और किससे लिखी होगी याद करने के लिए? जो रेनॉल्ड पेन होता था ना, उससे लिखी होगी रोनाल्ड से ने। इस तरीके से याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में लॉर्ड एम्पिटल कार्यवाहक गवर्नर जनरल व वायसराय रहे। देखिए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक। लेकिन किसी कारणवश लॉर्ड एम्पिटल क्या थे? एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल भी रहे थे। अतः कर्जन के दो कार्यकाल थे। ये चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी। राइट। इसके अलावा 1901 में भारत में प्रथम जातिगत जनगणना, एक सॉरी 1899 में हमें ये पता है कि इंडियन जो भारतीय मुद्रा एवं पत्र मुद्रा अधिनियम आया था, एक्ट आया था, इंडियन करेंसी एक्ट आया था 1899 के अनुसार अंग्रेजी पाउंड को भारत में लीगल टेंडर बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में इंग्लिश पाउंड को लीगल टेंडर किस ईयर से बनाया गया? 1899 में। और इसका जो मूल्य रखा गया वो 15 रुपए निर्धारित किया गया, यानी कि एक अंग्रेजी पाउंड वगैरह कितना हो जाता था? पाउंड स्टर्लिंग वगैरह बराबर 15 इंडियन रुपीस। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1901 में प्रथम जातिगत जनगणना होती है। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था? 1872 में मियो के टाइम पे प्रथम जनगणना हुई थी। 1882 में रिपन के टाइम पे नियम जनगणना स्टार्ट हुई थी। लेकिन प्रथम जातिगत जनगणना जो है वो 1901 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो एक एक जाति गिनी गई 1901 में। 1901 में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति तथा कृषि विभाग का गठन किया गया था। तो कृषि इंस्पेक्टर कब? 1901 में। और उसी के आगे हमने क्या देखेंगे कि सिंचाई आयोग बना था ना 1901 में, उसी दिन मान लेते हैं, उसी ईयर कृषि का विकास 1901 से स्टार्ट होता है। जैसे सिंचाई आयोग बना था और कृषि इंस्पेक्टर और कृषि विभाग का गठन। अब देखिए, कृषि विभाग जो है ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे भी का गठन किया गया था और कर्जन के टाइम पे भी किया गया है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण किया गया। ठीक है। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, यानी कि एंशियंट मोन्यूमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, एंशियंट मोन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ये बना था। ठीक है। इसके साथ साथ 1904 में जो एंशियंट मोन्यूमेंटल एक्ट आया था, जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक भी अपॉइंट किया गया था, जॉन मार्शल को। तो याद हो कि जॉन मार्शल जो 1904 में अपॉइंट हुआ है, 1923-24 में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन्होंने एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता की खोज करी है। डिक्लेरेशन 1923-24 में जॉन मार्शल के टाइम में ही हुआ था। और इससे पहले हमें याद है कि 1921 में यहाँ पे जो एक्सकवेशन है हड़प्पन साइट्स पे, वो स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है। और 1922 में किसने करी थी? रखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने। चलिए, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आता है। इसके द्वारा निगम में निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या में कटौती कर दी गई। देखिए, कोलकाता एक उस समय मेट्रोपॉलिटन एक सिटी हुआ करता था। तो वहां पे कुछ कॉरपोरेशन एक्ट आया। उसके जो निगम होता था, निगम एक संस्था होती है जो एक सिटी से रिलेटेड जो ट्रेड होता है ना किसी भी सिटी का, उससे रिलेटेड संस्था होती है निगम। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का काम करती थी निगम। उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो कम कर दी जाती है। तो यही रिक्शनरी पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है लॉर्ड कर्जन की। इसके अलावा 1903 में दिल्ली दरबार हुआ। एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन के सम्राट थे।
देखो एक तो दिल्ली दरबार कब कब हुआ है, 1877 में हुआ था। इस समय जो 1877 में दिल्ली दरबार हुआ है, और इस समय जो गवर्नर जनरल था 1877 में, वो हमें पता है कौन है, लिटन है। इससे पहले हमारा 1858 में हुआ है, ये इलाहाबाद दरबार हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये दिल्ली दरबार हुआ है। इसके अलावा ये हो रहा है 1903 में, ये भी दिल्ली दरबार है। तो याद रखना कि कितने दिल्ली दरबार हैं। चलिए, अच्छा, उस समय जब 1903 में जब दिल्ली दरबार हुआ, उस समय ब्रिटेन के सम्राट का नाम क्या था, एडवर्ड सप्तम, यानी कि सेवंथ, यानी कि एल्बर्ट सेवंथ। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट भी आया। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये जो उस समय रेवोल्यूशनरी थे, उन पे पाबंदियों के लिए आया था। तो इसका एक एक आपको एक्शन याद रखना पड़ेगा, जो रिएक्शनरी था और जिसने उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर बैन करने की कोशिश करी। 1905 में बंगाल का विभाजन व स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ये इसके टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी कि एनडब्ल्यूएफपी का गठन व पुराने उत्तरी पश्चिमी प्रांत से अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनडब्ल्यूएफपी का गठन भी इसी के समय में हुआ है, और पुराना जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था यानी कि एनडब्ल्यूपी था। देखो, अब दो अंतर जरा समझो। अगर हम उत्तर भारत का ये मतलब मैप बनाए, थोड़ा सा देखें स्पेशली, तो एनडब्ल्यूएफपी वाला एरिया ये है। एनडब्ल्यूएफपी, एफ का मतलब है फ्रंटियर, सीमांत, जो जहाँ पे भारत की सीमाएं खत्म हो रही हैं। वो एनडब्ल्यूपी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाला एरिया, यूपी वाला एरिया था। तो यहीं पर उसने बदलाव कर रहा है कि एनडब्ल्यूपी एरिया से अवध और आगरा की जो एरिया थे उनको अलग से निकाल दिया, और एक उनको संयुक्त प्रांत बनाया। तो संयुक्त प्रांत में कौन कौन थे, अवध और आगरा, दोनों के नाम आ से हों और संयुक्त हैं, तो एक आ तो 1902 में बने। ये भी चीज हमें याद रखनी है। आगे अगर हम देखेंगे, 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन कहाँ, तिब्बत लहासा भेजा गया, और लहासा की संधि भी कही हुई 1904 में। किसके मार्गदर्शन में हुई है, कर्नल यंग हस्बैंड। 1905 में भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया, ये भी याद रखना पड़ेगा। पांच में पूसा उस समय बंगाल व वर्तमान बिहार में है। उस समय तो बंगाल में था, लेकिन आज के टाइम पे ये बिहार में है पूसा। तो पांचवें पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। लेकिन साथ में हमें यह भी पता है कि 1934 में भूकंप जब न आया था, तो ये पूसा में जो कृषि रिसर्च सेंटर बना था, ये क्या हो गया, ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो गया। तब 1934 के बाद इसको ट्रांसफर करके कहाँ पे लेके आए, दिल्ली में, जिसको आईसीआर बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आज के टाइम पे। इसके अलावा झेलम नहर का निर्माण भी किसने करवाया था, कर्जन ने। तो देखो, कर्जन कर्ज लेके उसने झेलम का निर्माण करवाया, ऐसे याद रख सकते हैं। भारत को स्वर्ण मानक यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड में शामिल किया गया। सोने की मुद्रा को कानूनी सिक्का भी घोषित इसी के टाइम पे किया गया, जैसे 1899 का करेंसी एक्ट में डॉलर, सॉरी, पौंड स्टर्लिंग को इंडियन में लीगल टेंडर मान लिया गया था। इसके अलावा 1900 में पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट आता है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, यानी कि पंजाब के एरिया में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरण करना की बात हो, चाहे वो सरकार को भूमि हस्तांतरण करने की बात हो, ये वाला एक्ट कब आया, 1900 में, ये याद रखिएगा। किस्नर जांच के तहत प्रत्येक सैनिक बटालियन को एक बड़े कड़े परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। देखो, किस्नर जो जांच थी, किस्नर जो था वो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी, उसमें जो कमांडर था, आर्मी कमांडर, वो था किचनर। तो उसने आर्मी में एडमिट करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए लोगों को एक बहुत ही मतलब टफ टेस्ट रखा था, जो बड़ा विवाद का कारण भी बना था। बाद में ये कंट्रोवर्सी हुई है, किचनर कर्जन कंट्रोवर्सी, ये भी आगे हम देखेंगे। कर्जन ने वाणिज्य व उद्योग विभाग की स्थापना भी कौन कर रहा है, कर्जन। अब देखो, कर्जा कैसे खत्म होता है, जब आप वाणिज्य या उद्योग लगाओगे, उसी से। आगे, सबसे अधिक रेलवे लाइनें कर्जन के काल में बनी एवं रेलवे का सर्वाधिक विकास भी किसके समय में होता है, कर्जन। देखिए, शुरुआत किसके टाइम पे हुई है, डलहौजी के टाइम पे, राइट। कर्जन का कार्यकाल शिष्टमंडलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम पे कई सारे आयोगों का गठन किया गया था। जैसे अकाल आयोग 1900 में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्ष थे। सिंचाई आयोग 1901, जैसे सिंचाई, आई आई आ रहा सिंचाई में, तो ऐसे वन से याद रखेंगे, सर कॉलेज स्कॉट मॉनक्रीफ के टाइम पे। रेलवे सुधार आयोग 1901 में टॉमस रॉबर्टसन, तो रेलवे रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। पुलिस आयोग 1902 में सर एंट्री फ्रेजर।
और विश्वविद्यालय आयोग 1902 में सर थॉमस रैले। तो ये इंपॉर्टेंट आयोग इसके कर्जन के टाइम पे आए। इसके अलावा सहकारिता जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव चीज है, इसकी शुरुआत भी लॉर्ड कर्जन करता। तो कहाँ से कर्जन, कहाँ से कोऑपरेटिव। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित होता है। कब? 1904 में। ठीक है, कॉपरेशन दो दो के बीच में होगा तो दो दो कितना हो गया? 4। जिसके द्वारा नगरों व गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना की गई। तो कहाँ से कर्जन, कहाँ से कोऑपरेटिव, और ये अधिनियम कब आया? कोऑपरेटिव अधिनियम 1904। 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों को अच्छे ढंग से सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए की गई है। देखो, उस समय कुछ रियासतें भी थी, जैसे कि राजा थे या फिर वो इलीट क्लास के लोग होते थे, उनके जो परिवार के जो भी बच्चे थे, उनको आर्मी ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल विंग का स्टार्टिंग की करी गई थी। वो था इंपीरियल कैडेट कोर्स। ठीक है ना, कैडेट का मतलब समझ में आता है। और कब करी गई है? 1901 में। कर्जन ने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती। चलिए, ये कथन भी कर्जन का रिलेटेड है, यानी कि कर्जन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैं वॉइसरॉय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूंगा, और महापौर बड़ा पावरफुल पद होता था उस समय। कर्जन ने का ये कथन है। इसके अलावा फूट डालो और राज करो की रणनीति भी अपनाई किसने? कर्जन ने। और ये स्टार्टिंग होता है बंगाल विभाजन से। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको कि कौन सा वॉइसरॉय ने कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। या फिर दूसरे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किस ईयर में मना कर दिया था। तो द ईयर इज 1904। कर्जन किसनर विवाद क्या था? 1902 में किशनर को भारत के सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, और क्योंकि बताया था कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक कमांडर होता था, वो था किशनर। किशनर ने ये प्रस्ताव रखा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस सैनिक पद को समाप्त कर दिया जाए। देखो, बात ऐसी है कि मान लो ये उसकी काउंसिल है, तो उसमें एक व्यक्ति, दो तीन चार कई सारे व्यक्ति होते थे, तो उसमें से एक होता था कमांडर। तो वो ये कहते थे कि इस पे अगर ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल का ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो किशनर ने कहा इस पद को यहाँ से हटा के इसको स्वतंत्र कर दो कमांडर को, जिससे कि गवर्नर जनरल का कोई दबदबा इस पद पर रह ही ना जाए। इस बात की आलोचना कर्जन को ये चीज रास नहीं आई। तो इसी को कहा जाता है ये किशनर और कर्जन का विवाद। हालांकि बाद में ये कमांडर की जो बात थी किशनर की, यही बात को मान ली भी लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसको पद को अलग किया जाने की कोशिश करी गई। और तो इस चीज को कर्जन ने अपना अभिमान समझा, और कर्जन ने 1905 में त्यागपत्र दे दिया। तो जो विवाद है कर्जन किशनर विवाद, वो कब स्टार्ट हुआ? 1902 में। सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा, आज के वर्तमान पाकिस्तान में, तो क्वेटा में एक कॉलेज ओपन करवाया। और ये जो क्वेटा कॉलेज था, ये इंग्लैंड में एक कैम्ब्रल कॉलेज है, उसकी मॉडल पर स्टार्ट हुआ था। क्वेटा क्या था? क्वेटा ट्रेनिंग सेंटर फॉर आर्मी, याद रखिएगा। भारतीय सेना को किशनर ने दो कमानों में विभाजित किया था। तो उत्तरी कमान जो का प्रधान जो केंद्र था वो था मरी, और अटैक सेंटर था पेशावर। लेकिन जो दक्षिणी कमान का प्रधान केंद्र हुआ करता था वो पूना, जैसे कि महाराष्ट्र मराठाओं का एरिया था। और प्रहार केंद्र क्या था? क्वेटा। चलिए, कर्जन उस मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी चमकाता है पर उन्हें पता नहीं कि जाना कहाँ। ये कथन मोंटेग्यू ने कर्जन के बारे में कहा था कि कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी थी ना, कभी भी कुछ भी पॉलिसी ला देता था। इसके अलावा मोंटेग्यू रिफॉर्म्स भी हमें पता है 1909 में आएगा। गोखले ने कर्जन की तुलना किससे करी है? औरंगजेब ने। किसने करी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, कर्जन की तुलना किससे कर रहे हैं? औरंगजेब तानाशाही के रूप में। तो जब भी हम कर्जन की इंसिडेंट्स के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ये वाला कथन लिख सकते हैं कि गोखले कंपेयर्ड कर्जन विद। अब अगर हम कर्जन के वर्क्स का एनालिसिस करें जनरली फॉर मीन्स पर्पस, तो एक जगह हमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसके गुड वर्क्स अगर हम देखेंगे तो अकाल आयोग, सिंचाई आयोग लिख सकते हैं, रेलवे सुधार आयोग 1901 का रॉबर्टसन, और पुलिस आयोग। और सिंचाई में, कृषि में उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे कि झेलम कैनाल को बनवाया। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर और कृषि विभाग की स्थापना करी। 1905 में पूसा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो सेंटर स्टैब्लिश किया था। और फाइनली कॉमर्स और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी इसने बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ में इसने सबसे अधिक रेलवे लाइनें कर्दन के काल में बनी थी, और रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के समय में हुआ था। तो ये इसके जो अच्छे वो कर काम है कि किस तरीके से उसने इंडिया का डेवलपमेंट एंश्योर किया, ये हम लोग लिख सकते हैं। डिक्शनरी पॉलिसी में तीन चार पॉइंट्स लिख सकते हैं कि 1899 का कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट, मेंबर्स की संख्या इसने रिड्यूस कर दिया था। 1902 का दिल्ली यूनिवर्सिटी कमीशन,
जो आया था इसमें मतलब एग्रेसिव कंट्रोल था सरकार का, और जो इंडिपेंडेंस होती किसी इंस्टीट्यूशंस की उसको सिंक किया गया। 1904 में ऑफिशियल सर्विस सीक्रेट सर्विस एक्ट आया था, अमेंडमेंट हुआ इसमें, और 1905 में डिवीजन ऑफ बंगाल मोस्ट डिजास्टर्स था। और हम जो अंत करेंगे वो करेंगे गोखले का जो कथन है, गोखले जब इनको कंपेयर करता है किससे, औरंगजेब से, कर्जन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गवर्नर है हमारे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये तो 1899 से 1905, और फिर आता है 1905 से 1910, फिर आएगा 1910 से 1916, फिर 1916 से 1921, फिर 1926 तक, फिर 31 तक। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक का कार्यकाल था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिसका कार्यकाल 1807 से 13 तक था, उसका ये पौत्र था। याद रखना, ये पौत्र है, नाती ना कि पुत्र है, ग्रैंडसन है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। इसके काल में आंग्ल रूस समझौता भी हुआ है 1907 में। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। सूरत अधिवेशन हुआ है जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय बने थे। ये भी हमें याद होना चाहिए। 1909 का जो एक्ट आया था उनके अनुसार हुआ था ये। और 1910 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु और जॉर्ज पंचम सम्राट बना। तो पूछेगा कि जॉर्ज पंचम सम्राट कब बना, तो देखो पंचम या 5 दूनी 10, 10 में बना। कब बना, तो सप्तम की मृत्यु हो गई थी एडवर्ड की। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि राजनीतिक सुधारों यानी कि जो पॉलिटिकल सुधार थे उनकी विषय में देने के लिए लॉर्ड मिंटो ने अगस्त 1906 में एक कार्यकारिणी बनाई थी जिसमें कि टोटल 4 सदस्य थे, ठीक है ना। उसका जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सर एटी अरुंडेल। ये भी याद रखना कि राजनीतिक सुधारों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सर एटी अरुंडेल। कब बनाई गई थी, 1906 में। मिंटो द्वितीय राजनीति से अधिक घुड़सवारी में रुचि रखता था। किसमें रुचि रखता था, घुड़सवारी में, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि मिंटो द्वितीय, उसको जो घुड़सवारी थी ज्यादा पसंद थी। मिंटो के बाद मिंटो का कार्यकाल 1910 में खत्म होता है। 1910 से 1916 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल आएगा। लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम, उसका ये भी पौत्र था। तो सब लोग पौत्र ही है, ठीक है ना, पुत्र नहीं है कोई किसी का। 12 दिसंबर, ये तारीख बहुत याद रखना। देखो ये 1911, ये 12, तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम कब आए, भारत। अब ये देखो, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जॉर्ज पंचम सम्राट कब बने थे, 1910 में बने सम्राट, और 2 साल बाद वो भारत आते हैं। एक अगले साल भारत आते हैं 1911 में। भारत आने वाला वह एकमात्र ब्रिटिश सम्राट था। कौन, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, ठीक है। अब घोषणा करी कहाँ इन्होंने, दिल्ली में। और क्या कहा गया कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, और जो राजधानी है जो कलकत्ता, जो कि 1772 में राजधानी बनी थी, इसको ट्रांसफर करके कहाँ पे लाया जाएगा, दिल्ली। ये बात भी इसी घोषणा में कही गई। तो ये घोषणा तो करी गई 1911 में, लेकिन दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता 23 दिसंबर 1912 को। ये याद रखिएगा, कब, 23 दिसंबर 1912। अब 23 दिसंबर 1912 को ये दिख रहा है कि जब हार्डिंग राजधानी जो, अब भाई जब राजधानी बनाया जाता है तो बहुत शान शौकत से बनाया जाता है। तो जब राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक में उन पर बम फेंक दिया गया। और बम इसमें जो हुआ था, जो बाल मुकुंद थे, बाल मुकुंद को इसमें फांसी लग गई, मिली थी इसमें, ठीक है ना। प्रफुल्ल कुमार ने खुद को गोली मार ली थी, शॉट हिमसेल्फ। कौन, प्रफुल्ल कुमार। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हमें पता है 1914 में हुई थी। गांधी जी इनके काल में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 1950 में, 9 जनवरी 1912 में इस्लिंगटन आयोग बना था सिविल सर्विसेज के लिए, ये भी याद रखना है। और सूरत का नमक विद्रोह जो है ये हुआ था। और सूरत का एक जो साल्ट एजिटेशन है, ये 1844 में भी हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करेंगे तो 1916 से 1921 तक, 1910 से 16, और फिर आता 1916 से 1921। होम रूल की स्थापना 1916 में। 1918 में भारतीयों को सेना में सम्राट की कमीशन मिलने की अनुमति दे दी जाती है। किस ईयर में, 1918 में। सर सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं। तो भारत में कोई भी व्यक्ति जो पहला गवर्नर बना वो बिहार में बना है, उसका नाम क्या था, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। प्रसाद वगैरह नाम कहाँ पे, बिहार में ही होते हैं, ठीक है। और जो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1915 में जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आईएनसी सेशन 1915। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा जाता है 1919 में, ठीक है, एंग्लो अफगान। और 1921 में एक संधि द्वारा अफगानिस्तान को विदेशी मामलों में भी पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया।
तो फाइनली हम ये कहेंगे जो अफगान है उसको कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट राज्य कब घोषित किया जाता है 1921 में। याद रखने का तरीका ये है कि जब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय अफगान एक नया राष्ट्र बन गया। 1920 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्हीं को हम कई बार एम एन रॉय के नाम से भी पढ़ते हैं, ने इनकी स्थापना करी थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, अगर ये पूछ रहे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। कहाँ पे? कानपुर में। ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों में अंतर रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग रीडिंग 1921 से 1926 के बीच में इनका कार्यकाल रहेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का 1 नवंबर 1921 को भारत आगमन हुआ। तो कई बार अब देखो, अब यहाँ पर दो लोग भारत आए हैं, एक तो जॉर्ज पंचम आया है। तो ये कब आया है? जब राजधानी इन्होंने क्या किया है, राजधानी के बारे में डिक्लेरेशन किया इन द ईयर ऑफ 1911। जबकि जो जॉर्ज पंचम, जो प्रिंस ऑफ वेल्स आएगा वो 1921 1 नवंबर, एक भी तारीख याद रखना, 1 नवंबर को, ठीक है। वेल्स वावा जिसमें आ रहा है। मोपला विद्रोह 1921 में होता है केरल के रीजन में, ये भी हमें पता है। दूसरी बात है 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा कहाँ पे? गोरखपुर डिवीजन आज जिला है। 1926 में जो स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम द्वारा हत्या कर दी गई है। याद रखना इनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। कई बार एग्जाम में आपको एक नाम से कंफ्यूज करेगा स्वामी सहजानंद से, ठीक है। तो याद रखना ये श्रद्धानंद की हत्या करी थी, वो किस मुस्लिम ने? अब्दुल रशीद ने। लॉर्ड एडिंग यहूदी थे। यहूदी का मतलब हो गया पारसी, जो कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा कहाँ पे हमें मिलते हैं? इसराइल में। और वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, ठीक है ना। इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश होना नॉट एन इजी टास्क। इसके अलावा मुड्डीमैन समिति आई थी 1919 का जो रिफॉर्म आया था उसी की जांच परख के लिए मुड्डीमैन समिति आई थी। उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी थी, द्वैत शासन से रिलेटेड थी, क्योंकि 1919 का द्वैत शासन आया था। 1923 में नमक कर कानून पारित हुआ। 1923 में नमक पर कानून लगाया गया था और बाद में इसी कानून के विरोध 1930 में स्वर्ण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जिसी को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम हमने दिया उन्होंने। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल देखेंगे 1926 से लेकर 1931 तक। 1927 में अंग्रेज सरकार व देशी रियासतों के संबंधों की जांच के लिए बटलर समिति नियुक्त करी गई थी। तो बटलर समिति कब? 1927 में। किस कार्य के लिए? इस सरकार और जो उस समय कुछ देशी राष्ट्र थी उनके बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, उनके बीच में संबंध कैसा है, सॉवरेनिटी के इश्यूज भी बात हुई थी। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इंडियन जो रियासत समिति के नाम से भी जाना जाता है, बटलर समिति 1927। बटलर समिति या बटलर कमीशन, इंडियन स्टेट्स कमीशन, ये याद रखना इसका नाम क्या दे रहे हैं, ये इंडियन स्टेट्स कमीशन कौन सा था? बटलर कमीशन। की आमुख कथन था, यानी कि इनका जो नारा था एक तरीके से कह सकते हैं सर्वोपरि सत्ता सर्वोच्च हो। सर्वोपरि सत्ता किसे मानते थे? तो साम्राज्ञी हैं ब्रिटेन की, उनको माना जाता था। 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र जारी किया। तो एक सबसे बड़ी तारीख है दीपावली घोषणा कब? 31 अक्टूबर को है। या ये मान ऐसे याद कर लो कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को दीपावली होती है 1929 में, जिसका संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से था। बात यह थी कि 1927 में हमने क्या देखा था कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था ब्रिटेन में, और ये फरवरी 1928 में इंडिया साइमन कमीशन आया, और फिर ये आता है अक्टूबर 1928 में, यानी कि 2 बार साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए भारतीयों ने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई। नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट है वो करी गई 10 अगस्त 1928 को। और दिसंबर 1928 का जो कलकत्ता में सेशन हुआ था उसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की जो बात थी इसको इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट, मतलब इसको इन्होंने बोला था कि हमें दे दिया जाए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को 23 मई 1929 में रिजेक्ट कर दिया गया। 23 मई 1929 में साइमन कमीशन ने अपनी जिस तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसमें डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने दीपावली घोषणा करके कहा कि नहीं, हमसे डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो अब इंडियन लीडर्स ने डोमिनियन स्टेटस नहीं लिया, और इसी के बाद हम क्या देखते हैं कि 31 अक्टूबर 1929 और दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन कांग्रेस का हेल्ड होगा, और जहां पे नेहरू अध्यक्ष बनेंगे, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाएगी कि अब हमारा जो काम है वो डोमिनियन स्टेटस से नहीं चलने वाला है, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो ये घटनाक्रम पूरा हमने देखा। शारदा एक्ट 1929 में पारित होता है, और इसमें जो आयु जो थी गर्ल्स की 14 ईयर्स थी और बॉयज की जो आयु थी 18 ईयर्स थी। ये मिनिमम एज है फॉर मैरिज, शारदा एक्ट। चलिए
आगे देखेंगे 1929 में इरविन को ले जा रही बग्गी पर बम फेंका गया। ये भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर बम फेंका गया था, 1929 को। ठीक है, 1929 में ही जतिन दास की लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। गांधी जी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत इसी समय करी गई, ये पता है। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये नवंबर महीने से स्टार्ट होते थे गोलमेज, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन सितंबर में स्टार्ट हुआ था, 7 सितंबर में आई थिंक। गांधी इरविन समझौता की तारीख याद रखना, 5 मार्च 1931। 14 फरवरी 1931 से इनके दोनों के बीच में जो बातचीत है वो स्टार्ट हुई थी। फाइनल जो साइन हुआ है ट्रीटी गांधी इरविन समझौता, वो 5 मार्च को हुआ। तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, ऐसे याद रखना। 5 मार्च को ये फाइनलाइज हुआ था, साइन हुए थे। और गांधी की तरफ से जो साइन किए थे वो किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। ये भी आपको याद रखना है। हिस्ट्री है, फुल ऑफ फैक्ट्स है, और हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो फैक्ट से रिलेटेड है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, बता चुका हूँ। एक बार फरवरी में आया था, फिर अक्टूबर में आया था। 1929 में भारतीय श्रम पर ये विटले आयोग, कई बार पूछा गया कि विटले आयोग का ईयर। तो एक तो याद ये रखो, WHITLEY। विटले आयोग कब बना था, 1929 में। रिलेटेड किससे था, भारतीय इंडियन लेबर कमीशन था। कब, जुलाई 1931 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट दी गई थी, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है वो है 23 मई 1900 मई। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड विलिंगटन। तो विलिंगटन 1931 से 1936 तक कार्यकाल था। विलिंगटन ने स्वयं को मुसोलिनी कहा है, अपने विल से इसने मुसोलिनी कहा है स्वयं को, याद रखना। विल मतलब स्वयं से, तो याद रख पाएंगे। दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं, राइट। और गांधी जी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो भी इनका सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 31 में और 1932 में। 1931 से 34 तक कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर CDM मूवमेंट चल रहा था। और गांधी जब वहां से इंग्लैंड से लौट आए, इनकी बात बनी नहीं, तो ये 1931 से 34 तक कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया। इसके 1,20,000 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, और ये बहुत बड़ा नंबर है। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है, राइट। तो फाइनल सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1930 में, लेकिन अंत हुआ 1934 में। और 1934 तक ही कांग्रेस पर बैन भी रहा। यानी कि जब इन्होंने असहयोग सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया, तभी बैन हटा दिया गया। 1934 में बिहार में भूकंप आया था, और महात्मा गांधी ने कहा था कि बिहार में जो भूकंप आया है वो हिंदू जो है ना बिहार के, हिंदुओं के जो कुकृत्य हैं उसके लिए। ये गांधी का जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा डिबेटेबल है ये। लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1944 तक, इनके कार्यकाल में 1938 में बैरन ब्रेबन कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे। इससे पहले हमने जॉन टेम्पल को पढ़ा था, जो कि लॉर्ड एम्पटिल, सॉरी नॉट जॉन टेम्पल, लॉर्ड एम्पटिल, लॉर्ड कर्जन के टाइम के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। जबकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिनलिथगो के टाइम पे, जो गवर्नर जनरल कार्यवाहक रहे हैं वो रहे हैं बैरन ब्रेबन, लिनलिथगो के टाइम पे। 8 अगस्त 1940 को वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इसी में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही। बट इंडियन ने डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग हमने नेहरू रिपोर्ट में करी थी, जो कि ये बात हमारी मानी नहीं गई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई वो 1941 में होती है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को बार बार महात्मा गांधी से कंपेयर किया गया है एजुकेशन व्यूज के ऊपर, शिक्षा पे दोनों की क्या राय थी इस पे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 41। लॉर्ड लिथगो अप्रैल 1933 में बनी भारतीय वैधानिक सुधारों की संयुक्त प्रवर समिति का अध्यक्ष था। तो ये तारीख याद रख लेना कि 1933 में क्या हुआ था, भारतीय वैधानिक सुधारों पर एक समिति बनाई गई थी। तो इसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी लाया गया था। 1935 के अधिनियम का ढांचा बनाने में भी इसी का हाथ था, ये बताया ना। इसके अलावा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन ने आधे तौर पर पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था, और आधे तौर पर पाकिस्तान को रिजेक्ट भी किया था, मतलब कंप्लीटली इसने एक्सेप्ट नहीं किया था। जबकि कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। और फाइनली 3 जून 1947 को जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को।
भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी का निर्माण हुआ था। याद रखना कि चैटफील्ड कमेटी रिलेटेड किससे है? भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से, मॉडर्नाइजेशन से है। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इन्हीं के समय में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, जिसमें लीग, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों लोग बैठे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। और फाइनली लीग ने अपनी यही मांग रखी कि हमें बस पाकिस्तान चाहिए है, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यानी कि जो पंजाब है, बंगाल है, सिंध है, NWFP है, इन सबको मिलाकर हमें एक नया देश चाहिए। तो लीग की लगभग लगभग कुछ बात को यानी कि इनको मान लिया था किसने? बेबेल ने। और ये पूरी जो बातें हैं ये कंप्लीट नहीं हो पाई, डिस्कशंस का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कब आया था? 23 मार्च 1946 को। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। ये तारीख है 2 सितंबर 1946 को। 20 फरवरी 1947 को अब लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 30 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही थी। तो इंपॉर्टेंट तारीख है आपकी 20 फरवरी 1947, इसी को हम एटली घोषणा के नाम से जानते हैं। इसमें ये कहा था कि 30 जून 1948 तक भारतीय जो पृष्ठभूमि है उससे यानी कि भारतीय भूमि से ब्रिटिश शासन को हम वापस कर लेंगे। आगे आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये शायद 34th गवर्नर जनरल या वायसराय है क्रम में। माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे आजादी भी हुई और ये 1948 तक रहेगा कार्यकाल। ये 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय बने थे और 1948 तक गवर्नर जनरल पद पर रहे। ये टाइम क्या है? 24 मार्च। ये क्या है? हमारा नया वर्ष स्टार्ट होता है 21-22 मार्च को। याद रखना कि जो बेवेल था, बेवेल से ज्यादा पावरफुल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनके पास ज्यादा शक्तियां दी गई थी ब्रिटेन की तरफ से कि जल्दी से जल्दी ये जो वाला मसला चल रहा है इसको निपटा के आइए, ऑन द स्पॉट डिसीजन करके आओ। जून थर्ड प्लान इन्हीं की माउंटबेटन की एक योजना थी, जिसको 3 जून 1947 को उन्होंने घोषणा करी थी। इसी को हम जून थर्ड प्लान कहते हैं, यानी कि 3 जून का प्लान माउंटबेटन की घोषणा। 15 अगस्त उसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 तक भारत के विभाजन की बात कही गई थी और तभी स्वतंत्रता की बात कही गई थी कि स्वतंत्रता के विभाजन के बिना स्वतंत्रता नहीं होगी। 4 जुलाई को ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में इसी घोषणा को, माउंटबेटन प्लान को रखा गया। 16 जुलाई को फाइनली ये हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो काउंसिल्स होते हैं, दूसरा सदन जैसे हमारा राज्यसभा होता वहां पे पारित हुआ 4 जुलाई को। फिर 16 जुलाई को और 18 जुलाई को वहां के जो सम्राट होते हैं, साम्राज्ञी होती हैं, उनके हस्ताक्षर हो गए। तो 3 जून, फिर 4 जुलाई, फिर 16 जुलाई और फिर 18 जुलाई को फाइनली ये वैधता मिल जाती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण कर दिया जाता है और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सर क्लाउड आचिन लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ब्रिटेन के भारत के अंतिम सेना अध्यक्ष हुए थे, सर्वोच्च कमांडर थे, जो कि अभी एक हम पढ़ के आए ना किचनर, उसी में एक है ये आचिन लेक, उसी पद पर थे। 1943 से 15 अगस्त 1947 तक रहे, यानी कि 15 अगस्त को उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। 27 अगस्त 1979 को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने माउंटबेटन की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी आयरिश ने? क्योंकि आयरलैंड को भी तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना के रखा था। अब आते हैं सी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे, गांधी जी के बहुत खास थे। गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे उन, और इनकी जो राजा गोपालचारी की बेटी थी, इनसे विवाह हुआ था। और सी राजा गोपालचारी पहले पर्सन है जिनको 19 ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ही इज द फर्स्ट पर्सन। राजा गोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई इन्होंने करी थी, जिसको हम बोलते हैं पोलो ऑपरेशन। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति मनोनीत हुए। अब ये जो तारीख है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति मनोनीत हुए, ये कई बुक्स में 24 जनवरी लिखा है। जिस दिन अंतिम दिन जो संविधान सभा मिली थी 24 जनवरी को, उसी दिन ये मनोनीत हुए हैं। तो आप इसको 24 जनवरी मानिए। ये रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ आपको, इंडियन पॉलिटी का जो बुक है M लक्ष्मीकांत, उसमें इस चीज को मेंशन है। तो इसको आप 24 जनवरी मानिए, ना कि 26 जनवरी को मनोनीत हुए। भारतीय न्याय प्रणाली हमें पता है 1861 जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था,
उसके तहत 1867 में उच्चतम न्यायालय और सदर दीवानी न्यायालय का विलय करके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यानी कि 1861 का जो हाईकोर्ट एक्ट आया था उसके अनुसार बीएमसी में न्यायालयों की स्थापना करी गई। और 1858 में आईपीसी का निर्माण हुआ, सीआरपीसी का निर्माण 1859 में हुआ, लेकिन ये लागू होते हैं दोनों 1860 में। अब तो हालांकि भारत का नया विधान संहिता आ गई है। वारेन हास्टिंग ने प्रत्येक जिले में दीवानी और निजामत अदालत की स्थापना करी थी। प्रत्येक जिलों में क्या कर रहा था, एक दीवानी अदालत होगी, एक निजामत अदालत होगी। और कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत, जो सदर होता है ना, वो कलकत्ता में करी थी। और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी किसने, वॉरेन हास्टिंग्स ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें को समाप्त कर दिया था। ये दीवानी और निजामत में जिला लेवल पे जो फौजदारी अदालतें थी, फौजदारी अदालतों के स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे। 3 बंगाल में और 1 बिहार में। बंगाल में जैसे कि मुर्शिदाबाद था, ये था ढाका था, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये चीजें थी हमारे गवर्नर जनरल से रिलेटेड। आई होप चीजें कुछ आपको हेल्प करी होंगी चीजों को पढ़ने में और समझ विकसित करने में। थैंक यू।